हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब अवेलेबल हो? वालेकुम सलाम सर। जी सर। ओके, जी गुड, सर। वेरी गुड। ओके, तो उमर आप भी आ गए हो? जी सर। ओके, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने काम का आगाज़ करते हैं। आपकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं मेरा ख्याल है। कौन कौन सी हुई हैं? एक तो नायाब की थी और सर अरशद अरशद की। ओके गुड, तो 2 क्लासें हो गई। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनल क्लास। Okay, let me share the screen for you. Share screen, this one and this one. Share. जी बेटे, आपको नजर आ रहे हैं? जी सर, नजर आ रहे हैं। जी सर आ रहा है। ओके, हमारा जो आज का एजेंडा है वो हमारी हेयरिंग से कनेक्टेड ही समझिए इसको, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हम उसी को रीइंफोर्स करने के लिए जा रहे हैं। और 61 से शुरू की है। व्हाट इज 61? मुझसे कोई बात कर रहा है? ओके, लेट मी स्टार्ट। अपने अपने बेटे एक तो माइक्स अगर आप बंद कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ताकि मैं वैसे भी आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो हमने आज जिक्र करना है फिजिक्स ऑफ साउंड के बारे में। फिजिक्स ऑफ साउंड के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, इसको अकूस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये अकूस्टिक्स भी कहलाती है, इसलिए आपको हो सकता है कि कोई नाम से फ़र्क ना लगे। तो ये अकूस्टिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं साउंड्स की। Before I start this, let me remind you a bit about what we did previously. We talked about the different parts of the ear, including outer, middle and inner ear, and we realized कि किस तरीके से साउंड जो है वो कैच होती है by the outer ear and then it is sent towards the middle ear through the auditory canal. This auditory canal ends up, वहाँ पर tympanic membrane exist करती है, and behind tympanic membrane there is an ossicular chain, malleus and stapes, which is responsible for enhancement of the sound, and finally it transmits its mechanical energy towards the inner ear through the oval window. Oval window के अंदर there are 2 different types of fluids that we discussed, and those fluids are specialized in a sense के they move when they are pushed by the oval window, and as they move in turn they actually start they actually start a chain of actions that is linked with the hair cells. वो हेयर सेल्स क्या करते हैं कि वो हेयर सेल्स वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस thus generated are carried out are taken up by the nerves and vestibulocochlear nerve, और कॉक्लिया से जो लेकर जाती है नर्व उसको कॉक्लियर नर्व कहते हैं। कॉक्लियर नर्व जो है वो उन साउंड की उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कलेक्ट करती है और मूव कर देती है ऑडिटरी एरिया ऑफ द ब्रेन के अंदर, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन होती है। कल हमने काफ़ी डिटेल में इंटरप्रिटेशन के ऊपर जिक्र किया था और हमने जिक्र किया था कि वर्निकीज एरिया जो है वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है और वहाँ पर आपको इंटरप्रिटेशन जो है वो हुआ करती है। तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यूनिट था जो कि जिस जगह पर वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो है वो इम्पल्सेस लेकर जाती है। और इसके अलावा वी रियलाइज्ड के द मिडल द इनर ईयर कंटेन अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द another part, and that is the वेस्टिब्यूल इटसेल्फ, और उसके अंदर
क्या चीज़ होती है कि उसके अंदर हमारी ऐसी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो हमारे बैलेंस को इंश्योर करती हैं और रोटेशनल बैलेंस को भी देखती हैं, लीनियर बैलेंसेस को भी देखती हैं, दस एनेबलिंग आज के हम अपने आप को बॉडी को सस्टेन अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सिंस इट इज़ ऑल अबाउट साउंड, हमने जितनी भी अभी बातें की ये सारी की सारी साउंड से लिंक्ड हैं, तो इट इज़ वाइटल कि हम साउंड को समझ सकें कि व्हाट एक्चुअली साउंड इज़। तो हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट डू वी हैव। Physics, so what itself is physics, is a branch of science and which deal with the physical properties of matter. Matter की physical properties को साथ ये deal करती है। What is a sound wave? Sound waves produced in the environment due to any vibrating body move in all directions. तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जब कभी भी कोई वाइब्रेट बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन से मुराद होता है अपनी ही जगह पर, अपनी मीन पोजीशन को नहीं छेड़ना, अपनी ही जगह से दाएं या बाएं इतनी रफ्तार से होना, इतनी तेज़ी से होना कि साउंड जनरेट हो जाए। लिहाजा जब एक बॉडी टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है अपनी ही जगह पर, तो उसके नतीजे में साउंड प्रेशर डेवलप होता है जो कि रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सूरत में आगे की तरफ ट्रैवल करता है। ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सो कंप्रेशन इज व्हेन द एयर इज कंप्रेस्ड, व्हेन द एयर इज कंप्रेस्ड। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने दोनों हाथ खड़े करें और उन दोनों हाथों को आप एक दूसरे के करीब लेकर आए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, आप एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। लिहाजा जब एयर को कंप्रेस किया जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। आप अपने दोनों हाथों को रेज कीजिए और उनको ताली बजाने के अंदाज में करीब लेकर आइए। तो आपने क्या किया कि दोनों के दरमियान जो गैप था वो कम किया, और जब गैप कम हुआ तो यहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ गया। आप बिल्कुल इस तरीके से अब अपने हाथों को पीछे लेकर जाएं। तो आपने क्या किया, ये आपने उसको कंप्रेस नहीं किया बल्कि कंप्रेस का एक उल्ट है जिसको आप रेयर फैक्शन कहते हैं, तो आपने उसको रेयर फैक्शन कर दी। तो ये साउंड इसी तरीके से ट्रैवल करती है, कंप्रेशंस होते हैं, रेयर फैक्शंस होते हैं, कंप्रेशंस होते हैं, रेयर फैक्शंस होते हैं। तो साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी बॉडी की वाइब्रेट करने से पैदा होती है और ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर in the form of compression and rarefaction waves. तो मॉलिक्यूल इसमें अपनी एनर्जी अगले नेबरिंग मॉलिक्यूल को देते जाते हैं, वो अगले नेबरिंग मॉलिक्यूल को एनर्जी दे देता है। इस तरीके से साउंड जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ साउंड वेव। सो फिजिक्स के अंदर हम साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि फिजिकल नेचर की प्रॉपर्टीज हैं। तो फिर अगला सवाल आता है, तो व्हाट एक्चुअली साउंड इज, साउंड है क्या चीज़। सो साउंड जैसे आपको पहले बताया था एक इम्प्रेशन है। साउंड इज एन इम्प्रेशन जो कि हमारे ईयर जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ईयर जिस प्रेशर को या जिस एनर्जी को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उसको नोटिस करते हैं, दैट इज़ द साउंड एनर्जी। और साउंड एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है, जब कभी भी एक सडन प्रेशर चेंज इन प्रेशर महसूस करता है कान, तो उसको आवाज़ महसूस होती है। तो कान बेसिकली आवाज़ नहीं महसूस कर रहा होता, बल्कि आवाज़ तो महसूस करता है आपका ब्रेन। कान क्या करता है, कान जो है उसका काम एयर प्रेशर के साथ है। जब कभी भी वो एयर प्रेशर को तब्दील होते देखेगा तो उसको वो चीज़ उसको कलेक्ट करेगा, ऑडिटरी एरिया में भेजेगा, तो आपको साउंड का एहसास जो है वो होगा। तो हमने ये चीज़ें पढ़नी हैं आज, और हमने देखना ये है कि साउंड वेव्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम मेजर कर सकते हैं, साउंड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको मेजर नहीं किया जाता, सिर्फ उनका इम्प्रेशन लिया जाता है। देन एक और चीज़, मीडियम। सो व्हाट इज़ अ मीडियम। आपको पता है कि आपको अगर ए से बी तक जाना हो, एक जगह से दूसरी तरफ जाना हो, तो आपको मीडियम रिक्वायर्ड है। जैसे आप यू कैन ट्रैवल ऑन योर कार फॉर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप वॉक कर सकते हैं,
आप मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं। यू रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। बिल्कुल इसी तरीके से साउंड को भी एक मीडियम चाहिए, और साउंड के केस में ये जो सवारी है ये एयर जो है उसकी सवारी बन जाती है, और ये जो एयर है इसकी वजह से साउंड वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में जो है वो साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है, लेकिन जिस चीज़ के मॉलिक्यूल जितने करीब होंगे उतनी अच्छी वो ट्रैवल करेगी। दस इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स में जो साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज़ कम्पेयर टू गैसेस। सो हमें ये बात समझ आ गई कि ए से बी तक जाने के लिए all what we require is a medium, and in case of sound energy the medium is usually air. हालांकि medium solid भी होता है, liquid भी हो सकता है, लेकिन the good medium is air. आपके जहन में सवाल आया होगा कि लिक्विड में कैसे ट्रांसमिट करती है, भाई लिक्विड की कोई जगह बताएं। तो ये जो सबमरीन्स होती हैं जो पानी के नीचे चलती हैं, अब सबमरीन्स भी अपना जैसे गाड़ी का हॉर्न होता है, दे हैव गॉट देयर सायरन्स। तो सबमरीन जो है वो भी अपने सायरन को यूटिलाइज करती है, और वो उसकी आवाज़ एक शिप से दूसरी शिप तक पानी के ज़रिए जाती है। लिहाजा यस दिस इज़ पॉसिबल कि साउंड के लिक्विड्स के अंदर भी लिक्विड के अंदर भी साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है। तो एक सवाल है आपके लिए कि व्हाई कांट द एयर ट्रांसमिट, व्हाई कांट द साउंड transmit in vacuum? So can anybody tell me the answer? अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। बच्चों क्या आपको आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। जी सर अब आई है। जी सर अब आई है। आखिर में क्या चीज, सर अब आई। क्या कह रहा था? शुरू से नहीं आई आवाज? सर बहुत देर से नहीं आ रही। सर माइक ऑफ। ओ मैं बेटे, अगर नहीं आ रही होती आवाज तो मुझे बताओ तो सही, मैं तकरीर करी जा रहा हूँ इतनी देर से। अब ओके, अब मुझे ये बताना कि कहाँ तक आपने सुनी थी मेरी बात, मीडियम की बात? सबमरीन सर यही कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है। एक बताएं बेटे, कहाँ तक सुनी आवाज? सर के साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है पास ऑन होने के लिए, वहां तक थे हम। ओके ओके, तो जब भी कोई ऐसा इशू आ जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो दूसरा वाला। ये आप जी जरा इंटरनेट बंद करा दें जरा बच्चों का। तो मैं बेटे आप लोगों से कह रहा था कि साउंड को भी प्रोपोगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ साउंड। आपको पता है साउंड दैट इज एनर्जी इज मेड अप ऑफ एयर। आपको पता है कि एयर एक गैस की सूरत में है, और गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अपनी ही विसिनिटी में मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और यही जो है वो साउंड के लिए एक सवारी का काम देते हैं, और इसी को हम मीडियम कहते हैं। तो एक सवाल लिखा गया है कि अगर वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रांसमिट नहीं करती, जो सूरज के ऊपर धमाके हो रहे हैं, आपको पता ना कि सन इज अ सोर्स ऑफ हीट, तो वो हीट इसलिए कि वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, और वो एक्सप्लोजन्स की आवाज़ हमारे तक नहीं आती। इसकी वजह यह है कि बीच में
वैक्यूम है। अब कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाई कांट वी हेयर दोज साउंड्स, और साउंड जो है वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रैवल करती? सर मैं बताऊं? दरमियान में ओजोन लेयर्स है। सर बिकॉज मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते कोई ट्रांसफर करने के लिए। यस, शाबाश, दिस इज द राइट आंसर। बेटे ओजोन लेयर तो एक और चीज़ है ना, ओजोन लेयर का तो कोई और काम है। वैक्यूम का मतलब है कि वहाँ पर कोई मूविंग पार्टिकल नहीं है। इट इज़ जस्ट देयर इज नो वैक्यूम, देयर इज नो मॉलिक्यूल देयर जो कि अपनी जगह पर, अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जाएगा और साउंड जो है उसकी मदद से चलेगी। यही वजह है कि हम वैक्यूम से अपनी आवाज़ को पास ऑन नहीं कर सकते, और यही वजह है कि सूरज की जो सूरज के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को हम नहीं सुन सकते। आगे चलते हैं। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक जगह से दूसरी जगह तक आवाज़ कैसे ट्रैवल करेगी? ऑफ कोर्स एयर के ज़रिए ट्रैवल करेगी। अब डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल जो हैं वो उनकी नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर तो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के अंदर आवाज़ जो है वो तेज़ी से ट्रैवल करती है। जो लिक्विड्स हैं उसमें सॉलिड से कम, और गैसेस में सबसे कम जो है साउंड की स्पीड है। तो द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इज 340 मीटर्स पर सेकंड और 1100 फीट पर सेकंड। तो ये उस सूरत में है जब देयर इज नो एयर, मतलब हवा मूव नहीं कर रही। अगर हवा सपोर्टिव मूव कर रही है तो ये रफ्तार बढ़ जाएगी, और अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये स्पीड कम हो जाएगी। तो जैसे आप यू कैन सी इट ऑन द स्लाइड कि वाटर के अंदर 4 टाइम उसकी स्पीड तेज़ है, और आयरन के अंदर 14 टाइम स्पीड उसकी तेज़ है। सो इसीलिए आयरन जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और साउंड के लिए भी, जबकि दिस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर। ये इंसुलेटर है बेसिकली, और ये नहीं मूव कर सकता इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर से, और बिल्कुल इसी तरीके से साउंड को करता है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। whenever sound is produced, अब हम ये देखते हैं कि how does the sound propagate in the air। जब कभी भी साउंड जो है वो डेवलप की जाती है, प्रोड्यूस होती है साउंड, तो उसके नतीजे में साउंड हर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। फॉर एग्जांपल अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरी आवाज़ आगे की तरफ भी ट्रैवल कर रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, दाएं भी जा रही है और बाएं भी जा रही है। सो इट इज़, वो पीछे भी जा रही है। इट इज़ मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। और ये जो एनर्जी है, आपको पता है साउंड इज एनर्जी, तो ये जो मेरे मुंह से निकलने वाली एनर्जी है, मेरे मुंह के सामने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसमिट करती है। अपनी एनर्जी मुंह से निकलने के बाद वो मॉलिक्यूल्स पे जाती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराता है, दूसरा तीसरे से टकराता है, और द प्रोसेस गोज ऑन, और साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में फैलती चली जाती है। The vibration of the air occurs as compression and rarefaction occurring in time with original vibration of the sound source। और इसके नतीजे में क्या होता है कि compression और rarefaction waves बनती हैं। Excuse me। ये जो compression और rarefaction waves हैं, ये वाइब्रेशन के अंदर एड अप हो जाती हैं। एक तो ओरिजिनल वाइब्रेशन थी जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हुई थी, और एक इन मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी है जो कि उसके अंदर एड अप हो जाती है। और होता ये है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वेव्स प्रोपोगेट करती हैं और आगे चलती हैं। कंप्रेशन, जो भी जगह कंप्रेस्ड होगी वहाँ पर प्रेशर साउंड का ज़्यादा होगा, और जो जगह रेयरफेक्टेड होगी वहाँ पर लोअर प्रेशर होगा देन द सराउंडिंग एरिया की बनिस्बत। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर दो बातें करने वाले लोग आमने सामने बैठ के बात करें तो ये एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा सुन सकते हैं बनिस्बत इसके कि कोई एक शख्स जो बहुत ऊपर खड़ा है, या बहुत दाएं खड़ा है, या बहुत बाएं खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साउंड जो है वो साउंड सोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि साउंड सोर्स का मुंह किस तरफ है। तो अगर साउंड सोर्स का मुंह जो है वो आगे की तरफ है तो साउंड जो है वो आगे ट्रैवल करेगी। साउंड सोर्स का मुंह पीछे तरफ है तो वो पिछली साइड पर ट्रैवल करेगी। इसीलिए हम कभी पीछे मुड़ के किसी को आवाज़ देते हैं, कभी दाएं या बाएं किसी को आवाज़ दी जाती है। सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द साउंड एनर्जी जो कि सोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है।
यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इंशाल्लाह हो सकता है कि आप एनाटमी ऑफ स्पीच में देखें या फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच में देखें। 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है जो साउंड सोर्स है। साउंड सोर्स को प्रोड्यूसर भी कहते हैं। साउंड सोर्स एक एजेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। ये साउंड सोर्स ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द रिसीवर। साउंड सोर्स लीड्स टू रिसीवर, और ये जो रिसीवर है ये रिसीव नहीं कर सकता अगर बीच में मीडियम ना हो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आजकल मोबाइल का दौर है, जब मुझे कोई कॉल करता है तो इसका मतलब है कि सेंडर वो है और मैं रिसीवर हूँ। अगर मेरे हाथ में मोबाइल ना हो या मेरे पास सिम ना हो तो दोनों सूरतों में मैं आपके जो मोबाइल की कॉल है वो रिसीव नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन के लिए कि सेंडर भी मौजूद हो और रिसीवर भी मौजूद हो और उनके अंदर एक मीडियम भी हो। अच्छा, इस बात को अब मैं यहाँ थोड़ा सा फिजिक्स और से निकल कर आम बात करता हूँ। आप स्पेशल एजुकेशन और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। देखो, बात करने वाला बात कर रहा है, अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो उसकी बात को कोई वैल्यू नहीं। अगर बात करने वाला कर रहा है और सुनने वाला भी सुनने के लिए तैयार है लेकिन दोनों में राब्ता नहीं हो पा रहा, तब भी बात गलत हो गई। एंड थर्डली कि सेंडर भी मौजूद है और मीडियम भी मौजूद है लेकिन रिसीवर जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको रिसीव कर सके। अब इसी फार्मूले को ना आप अप्लाई करें हेयरिंग इम्पेयरमेंट के ऊपर। एक सेंडर है, वो तो बात कर रहा है, मीडियम एयर भी मौजूद है, लेकिन रिसीवर चूंकि हमारा डेफ्स आती है तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि रिसीवर खराब है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेंडर तो मौजूद। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड विद ऑटिज्म वाले बच्चे को सामने रखें। सेंडर मौजूद है, रिसीवर भी मौजूद है और मीडियम भी मौजूद है, लेकिन समहाउ वो साउंड को तो कैच कर रहा है लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा। आप ज़रा गौर कर लीजिए। अगेन सारी की सारी चीज़ जो है वो कल वाले लेक्चर की तरफ जा रही है कि होता क्या है कि जब तक वर्निकीज एरिया उन चीज़ों को, साउंड के एक्सपीरियंस को मीनिंग्स नहीं देगा, इंटरप्रेट नहीं करेगा, तब तक वो साउंड जो है वो बेमानी है, उसका कोई मानी नहीं रहेगा। सो रिसीवर एक्चुअली वो अल्फाज को मानी पहनाता है। इसीलिए आपको याद हो, मैं एक अकेला बोलने वाला इस वक्त अकेला हूँ, सुनने वाले आप लोग 40-50 हैं। तो ये जो सुनने वाले हैं ये रिसीवर्स हैं और ये हर एक का रिसीवर डिफरेंट है। हर बंदे को अलग बात समझ आ रही है और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि रिसेप्शन है, और रिसेप्शन किसकी कितनी अच्छी है, किसकी बैकग्राउंड नॉलेज ज़्यादा है, कौन ज़्यादा अटेंटिव है, उसको ज़्यादा अच्छी बात समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। यही वजह है बेटे कि हमें इस चीज़ को समझना है कि साउंड ट्रैवल तभी करती है जब साउंड सोर्स मौजूद हो, जब साउंड का रिसीवर मौजूद हो और जब एक मीडियम मौजूद हो, और वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं था। अगली चीज़ देखते हैं, चूंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी साउंड की पढ़ रहे हैं, तो अगर वाइब्रेशंस रेगुलर हों, यानी कि वाइब्रेशंस होती जा रही है, तो इसकी जो परसेप्शन है वो म्यूजिकल साउंड की सूरत में हमें नजर, म्यूजिक ये वो वाला म्यूजिक नहीं है, बल्कि इसको समझें कि ये एक रिदम है। एक रिदम आपको जो है वो क्रिएट होता नजर आएगा कि आवाज आती जा रही है, तो एक म्यूजिकल साउंड बन जाती है। अब जरा गौर कीजिए, इसकी भी एग्जांपल ले लीजिए। हम लोग उस साउंड को बॉदर नहीं करते और हमारे कान उसके यूज टू हो जाते हैं जो साउंड कॉन्टिन्यूसली आ रही होती है। मिसाल के तौर पर ये पीछे गर्मियां गुजरी तो हमारा पंखा बहुत शोर करता था, एंड वो बहुत ज़्यादा शोर करने की वजह से जो नया बंदा आता था वो तो परेशान हो जाता था, लेकिन चूंकि वो कॉन्टिन्यूस साउंड आती थी एज वी वर स्लीपिंग, तो हमें उसका एहसास नहीं होता था। यही वजह है कि जो लोग जिनके घर सड़कों के पास हैं और हैवी ट्रैफिक गुजरती है, तो शुरू के दिनों में तो वो उसको माइंड करते हैं, लेकिन बाद में वही साउंड उनके लिए नो मीनिंग रखती है, कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उनके लिए एक यूजुअल एक्टिविटी बन जाती है। लेकिन अगर इफ द वाइब्रेशंस आर इररेगुलर, दे आर डिस्क्राइब्ड एज हिसिंग, स्क्वीकिंग, रेसलिंग, क्रैकिंग, रैटलिंग साउंड। लेकिन अगर कोई साउंड अचानक से आए और फिर ख़त्म हो जाए,
सो वो एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है और वो हमारी अटेंशन कॉल करता है। अगली एग्जांपल में लिखा हुआ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ट्यूनिंग फोर्क एक इट इज नॉट अ फोर्क, इट लुक्स लाइक अ फोर्क। ये जिससे कांटे से आप लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। सो इट हैज प्रॉन्ग्स। इसकी इस जैसे हमारे ट्यूनिंग फोर्क, हमारा जो फोर्क है घर वाला, उसके 3 या 4 जो है उसके अंदर फोर्क्स होते हैं, लेकिन जो ट्यूनिंग फोर्क है इसकी 2 लेग्स हैं और उन लेग्स को जब किसी एक लेग को रबर पैड के साथ टच किया जाता है तो मूवमेंट करना शुरू करता है और अपनी जगह पर वाइब्रेट करता रहता है और वाइब्रेशन की इस मूवमेंट की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से हमें एहसास होता है कि वो साउंड किसी खास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। पेंडुलम भी इसकी एक एग्जांपल है। पेंडुलम को अगर आप समझते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन सी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी जगह को बार बार अपनी जगह पर वापस आए। मिसाल के तौर पर जैसे ये झूला लेते हैं हम लोग, तो झूले पे बैठने के साथ कोई आपको धक्का देता तो आप अपने मीन पॉइंट के इर्द या गिर्द हाई पॉइंट जो है वो अचीव करते हैं, लेकिन वापस अपनी मीडियम पोजीशन की तरफ आते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है आपकी, कि आपका झूला ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। तो ये ऊपर जाना और नीचे आना और वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लपकना, ये है, ये इसकी वाइब्रेटरी मोशन है। इसलिए यहाँ पर पेंडुलम का एग्जांपल दिया गया। ओके, यहाँ तक कोई सवाल बेटे किसी का? Do we have any questions? सर ये टू एंड फ्रो मूवमेंट दोबारा से जरा बता दें। बेटे टू एंड फ्रो मूवमेंट्स कहते हैं तेजी से किसी चीज का मूव करना। देखो ना, अब अपने हाथ को आप एक हाथ को आगे और पीछे मूव करो तेज तेज, तो ये तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है ना, साउंड तो प्रोड्यूस होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि इट हैज टू बी क्विक इनफ। 1 सेकंड में कई 100 दफा जब ये मूव करेगा इसी तरीके से कोई भी बॉडी, तो साउंड क्रिएट होगी। अब ये देखो 1 सेकंड के अंदर 100 मूवमेंट्स करना कितना मुश्किल काम है। सो द आइडिया इज कि जब एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन के दाएं या बाएं, हाई या लो, तेजी के साथ मूव करेगी इन अ गिवन टाइम, तो उसको हम कहते हैं कि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है। मैं आगे चलता हूँ तो आपको मेरी बात समझ आएगी। अब फिजिक्स के अंदर चूंकि हम लोगों ने पढ़ना था फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए साउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अब हम उनका जिक्र करने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो साउंड की भी बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ पीरियड्स पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कोई चीज अपनी मीन पोजीशन पर कितनी दफा आती है और जाती है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपके जो लेक्चर्स हैं जो हेयरिंग के हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 2 पर वीक है, ठीक है, एक हफ्ते में 2 लेक्चर। फ्रीक्वेंसी कहते हैं बार बार जिस चीज का दोहराया जाना। लेकिन जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड के अंदर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक बॉडी अपने मीन पोजीशन पर तेजी से मूव करती है और उसके आप लोग म्यूट नहीं ना करते, कोई एक बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर कितनी दफा 1 सेकंड में चक्कर लगाती है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसको हर्ट्ज कहते हैं। तो साउंड एक एनर्जी है जो कि बॉडी की वाइब्रेशन से पैदा होती है। साउंड सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो पियानो बजाते हैं ये भी एक साउंड सोर्स है, आपका मोबाइल रिंग करता है ये भी एक सोर्स है, कोई क्लैपिंग करता है ये भी एक सोर्स है, दरवाज़ा खटकता है, गाड़ी का हॉर्न बजता है, कोई केतली की आवाज़ आ जाती है, व्हाटएवर, दीज आर ऑल डिफरेंट साउंड्स। और ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है चीज़ें। दरवाजे के अलहदा मॉलिक्यूल्स होंगे, वुड मॉलिक्यूल्स होंगे, लोहे के आयरन मॉलिक्यूल्स होंगे,
सो रबर होगा, प्लास्टिक होगा, देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल्स। तो हर मटेरियल के मॉलिक्यूल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। सो फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस करेक्टरिस्टिक्स को जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है इन अ गिवन टाइम, और इसके अंदर गिवन टाइम होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितनी दफ़ा रेपिटेटिव मूवमेंट्स होंगी उसकी अपने मीन पोजीशन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कि मेजर किया जा सकता है। सो एवरी साउंड दैट यू हेयर, कोई भी आवाज जो आप सुनते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। ये पत्ते जो आपस में रगड़ खाते हैं इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। ये जो हवा चलती है और हवा आंधी की आवाज आती है इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये जो ड्रम बजाया जाता है, गाड़ी का हॉर्न बजा, इनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं। आप जरा गौर करें कि हमारे कान एट अ गिवन टाइम कितनी ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज को अटेंड कर रहे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात भी सुन रहे हैं, और बाहर जो दरवाजा खटक रहा है आप उसको भी सुन रहे हैं, और आपको मोबाइल बाज रहे हैं आप उसको भी सुन रहे हैं, कोई आपको बुला रहा है आप उसको भी सुन रहे हैं। सो आर ईयर्स आर सो सेंसिटिव को एक गिवन टाइम के अंदर वो इतनी ढेर सारी चीज़ों को, इतनी ढेर सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी होने के नाते हम इसको मेजर कर सकते हैं, और इसको मेजर करने का जो तराजू है उसको हर्ट्ज कहते हैं, इसके जो यूनिट्स हैं उसको हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम अपने पिछले लेक्चर से भी इसको रिलेट करते जाए। जब इनर ईयर का हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि इनर ईयर जो है इट्स अ स्नेल लाइक शेप, और जिसके अंदर 2 मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड्स थे। साउंड एक एंड से ट्रैवल करती है थ्रू द ओवल विंडो, और राउंड विंडो तक जो है वो साउंड जो है वो चलती चली जाती है। यहाँ पर साउंड जो है वो साउंड एनर्जी नहीं होती बल्कि मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में होती है। ये मैकेनिकल एनर्जी ओवल विंडो से दाखिल होती है और राउंड विंडो तक चली जाती है, और बीच में ये क्या करती है, बेजिलर मेम्ब्रेन पर मौजूद हेयर सेल्स को मूव करती है और वाइब्रेट कराती है उनको। तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से परसेप्शन प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमने एक और चीज़ भी जिक्र की थी कि बेजिलर मेम्ब्रेन जो है इसकी फाइन ट्यूनिंग हुई है। बेजिलर मेम्ब्रेन जो है एक लंबी सी मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स मुख्तलिफ जगह पर रिप्रेजेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि जो लो साउंड्स हैं, वो बेजिलर मेम्ब्रेन के शुरू में ही महसूस कर ली जाती हैं, लेकिन वो आवाज़ें जो ऊंची हैं वो बेजिलर मेम्ब्रेन के एंड यानी टर्मिनल पॉइंट पे, उसके बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाकर वो आइडेंटिफाई होती हैं। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि हमारा कान बैक वक्त इतनी ढेर सारी आवाज़ें कैसे सुन रहा है, क्योंकि बेजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर इतनी ढेर सारी गुंजाइश मौजूद थी कि वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को एट अ गिवन टाइम जो था वो रिप्रेजेंट कर सकता था। आपका कान जो है इतनी ढेर सारी आवाज़ें कैसे सुन पाता है? वो इसीलिए सुन पाता है कि जो बेजिलर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर यूं समझिए कि कुछ ऐसे रिसीवर्स लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के लिए मुख्तलिफ रिसीवर हैं। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए मुख्तलिफ रिसीवर है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए मुख्तलिफ है, मीडियम के लिए मुख्तलिफ है। इसीलिए तो बेजिलर मेम्ब्रेन वाज अ लॉन्ग मेम्ब्रेन जिसके ऊपर वो हेयर सेल्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, और वो एग्जिस्ट इसीलिए करते थे ताकि वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को रिसीव कर सकें। तो फ्रीक्वेंसी बहरहाल एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है साउंड की जो कि मेजरेबल है। दूसरी चीज, मैं पिच को छोड़ो, मैं आगे आ रहा हूं साउंड प्रेशर। साउंड प्रेशर क्या चीज है? साउंड प्रेशर को लाउडनेस भी कहा जाता है, साउंड प्रेशर को एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, और इसको लाउड साउंड भी कहा जाता है, लाउडनेस ऑफ द साउंड भी कहा जाता है। सो ये लाउडनेस समझ लें इसको, साउंड प्रेशर समझ लें इसको, या एम्पलीट्यूड समझ लें, इसका एक ही मतलब है। साउंड प्रेशर का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर गया, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर गया, इसको कहते हैं साउंड प्रेशर। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ये लड़कों को शायद पता हो, शायद लड़कियों को भी पता हो, आजकल तो सारे लोग मीडिया से वाकिफ हैं। एक पंचिंग बैग होता है, इफ यू नो ऑफ अ पंचिंग बैग, जिसके ऊपर एक बॉक्सर जो है वो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, उसको पंचिंग बैग बोलते हैं। अच्छा, पंचिंग बैग को जब तक किसी ने हाथ नहीं लगाया होता वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है और खड़ा हुआ होता है अपनी जगह के ऊपर, ठीक है। अब पंचिंग बैग को जब मुक्का मारने वाला बॉक्सर जो है जब उसको मुक्का मारता है
तो वो पंचिंग बैग उसकी रीच से दूर हो जाता है। वो कितना दूर जाता है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। एक खास हद तक वो दूर जाएगा, उसके बाद वो वापस आ जाएगा, वापस आके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। अब वो बढ़ेगा बॉक्सर की तरफ और बॉक्सर उसको फिर मुक्का मारेगा और वो फिर मीन पोजीशन से होता हुआ दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो अब जरा गौर करें, एम्पलीट्यूड क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया वो डिस्टेंस जो कि मीन पोजीशन से उसका था। तो मीन पोजीशन क्या थी? मीन पोजीशन वो न्यूट्रल पोजीशन थी जब उसको मुक्का नहीं मारा गया था। जैसे ही मुक्का मारा, इट स्टार्टेड टू ट्रेवल, और ये ट्रेवल करता जा रहा है, करता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है, और एक खास मकाम पर पहुंचकर इसने वापसी का सफर शुरू किया। वो मकाम विच वाज द फारदेस्ट पॉइंट, जो सबसे दूर पॉइंट था, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इस पंचिंग बैग ने कितना फासला तय किया अपनी मीन से, ये उसका एम्पलीट्यूड। साउंड के साथ भी ऐसा ही है। साउंड भी एक खास हद तक बढ़ती है और उसके बाद फिर अपनी जगह पर वाइब्रेट करती है। तो लिहाजा साउंड का इस तरीके से प्रेशर को, साउंड प्रेशर को कैसे मैयर करेंगे? साउंड प्रेशर को ऐसे ही मैयर करेंगे कि उसके अंदर कितनी लाउडनेस है, कितने उसके अंदर डेसिबल्स हैं। तो इसको मैयर करने के लिए जो यूनिट है वो डेसिबल है। ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो अभी तक मैंने आपसे दो चीजें जिक्र की हैं फिजिक्स की, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी साउंड प्रेशर। तो फिजिक्स जो है वो इन दोनों चीजों के साथ डील कर रही है, और ये दोनों ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैयरेबल हैं, जिनको कि हम एक्यूरेटली मैयर कर सकते हैं। यही वजह है कि हर साउंड की फ्रीक्वेंसी भी होती है और हर साउंड की लाउडनेस भी होती है। इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी और साउंड प्रेशर के दरमियान उल्टा ताल्लुक है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो साउंड प्रेशर कम होता जाता है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है तो साउंड प्रेशर बढ़ता जाता है। इसको यूं समझिए, मिसाल के तौर पर जब हम अभी आपको बताया नहीं, ऑडियोग्राम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। स्पीच के लिए जो फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 एंड 8000। ये कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि स्पीच बोलचाल में इस्तेमाल होती हैं। ये जो 1000 है या 125 है, ये फ्रीक्वेंसी है। 250 फ्रीक्वेंसी है, 250 के बाद 500 फ्रीक्वेंसी है, 500 के बाद 1000 फ्रीक्वेंसी है, 2000 फ्रीक्वेंसी, 4000, 8000, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये साउंड प्रेशर को जाहिर नहीं करती। तो आपके ऑडियोग्राम की एक साइड पे आपको फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। तो जो लोग तो ऑडियोग्राम से वाकिफ हैं वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन डोंट वरी, अभी हमने ऑडियोग्राम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जो दूसरी चीज़ है वो है साउंड प्रेशर। साउंड प्रेशर इज द लाउडनेस लेवल। तो मैंने आपको बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी 125 है तो आवाज लाउड होगी। फ्रीक्वेंसी अगर 4000 है तो आवाज लो होगी। फ्रीक्वेंसी अगर 8000 हर्ट्ज है तो साउंड प्रेशर उसका कम होगा, यानी कि लो साउंड होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपके कॉक्लिया के ऊपर जो हेयर सेल्स हैं, जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स थे, वो जो शुरू वाला पीरियड है उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनता है, यानी कि ऐसी साउंड सुनेगा जो कि लो वॉल्यूम की होंगी। ठीक है। और एट द एंड ऑफ द मेम्ब्रेन हेयर सेल्स रिस्पॉन्ड्स टू लाउड साउंड्स व्हिच आर लो इन फ्रीक्वेंसी। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। आगे चलते हैं। अगली जो चीज मैं छोड़ गया था, एक मैं पिच छोड़ गया था और एक लाउडनेस छोड़ गया था। सो पिच क्या चीज है? पिच एक परसेप्चुअल क्वालिटी है। पिच इज अ परसेप्चुअल क्वालिटी, यानी कि हर बंदे की परसेप्शन मुख्तलिफ होती है, और किसी को कोयल की आवाज अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। किसी को गन फायर की जो है साउंड बहुत अच्छी लगती है, किसी को गन फायर बहुत बुरा लगता है उसकी आवाज। सो पिच इसी तरीके से हमारी आवाजें हैं, किसी को हमारी आवाज बहुत अच्छी लगती है, किसी को बहुत बुरी लगती है। पिच एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आवाज की पतलापन और भारीपन को रिप्रेजेंट करता है। पिच इज अ परसेप्शन, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये किसी आवाज की श्रिलनेस या उस आवाज की ग्रेवनेस, हल्कापन
चुभने वाली आवाज, बारीक आवाज और भारी आवाज, ये एक कॉन्सेप्ट है। और इस पिच की परसेप्शन के बारे में इसकी जजमेंट नहीं की जा सकती। वही आवाज मुझे उसकी पिच अच्छी लगेगी, हो सकता है आपको बुरी लगे। सो ये परसेप्चुअल है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि फ्रीक्वेंसी और पिच का आपस में ताल्लुक है। और वो क्या ताल्लुक है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है पिच जो है वो हाई होती जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच का इंप्रेशन कम होता है। तो इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी और पिच का, लेकिन ये मेजरेबल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगला एक एलिमेंट है हमारे पास लाउडनेस का। तो लाउडनेस भी एक ऐसा इंप्रेशन है, लाउडनेस एक इंप्रेशन है। ओ जी, आपने सुना जी इतनी जोर से कि उसने दरवाजा बजाया, इतनी जोर से दरवाजा बजाया। अब वो जो बजाने वाला होगा कहेगा मैंने तो आराम से बजाया था। अब ये परसेप्शन का फर्क है, ये इंप्रेशन का फर्क है। तो हो सकता है किसी को वही आवाज ऊंची लग रही है और दूसरे को वही आवाज नॉर्मल लग रही है। सो लाउडनेस भी एक इंप्रेशन है और लाउडनेस का ताल्लुक साउंड प्रेशर के साथ है डायरेक्टली। तो साउंड प्रेशर और लाउडनेस, जैसे जैसे साउंड प्रेशर बढ़ेगा उसके लाउडनेस का जो इंप्रेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। और इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि किसी भी आवाज की स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अंदर ताकत कितनी है। बेटे ये जो चार चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियोलॉजी में, हेयरिंग में, स्पीच थेरेपी के अंदर ये चीजें आपको बार बार सुननी पड़ेंगी। फ्रीक्वेंसी, पिच, साउंड प्रेशर, लाउडनेस। अच्छा चलो मैं अब फिर इसी टॉपिक को रिलेट करता हूँ आपकी डेली एक्सपीरियंसेस के साथ। डेफ बच्चा है या मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, तो क्या करते हैं आप उसके साथ? आप अपने साउंड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। जब साउंड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो आवाज लाउड हो जाती है, उस बंदे को आवाज आना शुरू हो जाती है जिसको पहले बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। तो डेफ बच्चे के लिए तो आपने साउंड प्रेशर को इंक्रीज किया और उसने सुनना शुरू कर दिया। अब जरा अगली तरफ चलते हैं। एक बच्चा है जो कि ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक बच्चे के साथ जब आपने ऊंचा बोला तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो पहले भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो अब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ ये है कि हो सकता है कि वो अपने कानों पे हाथ रख ले, वो उसके लिए एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बन जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं इनके अंदर सेंसरी इश्यूज काफ़ी होते हैं। तो वो आवाज़ जो मुझे और आपको तो नॉर्मल लग रही है, लेकिन इस बच्चे को वो आवाज़ बहुत ऊंची लगेगी बिकॉज लाउडनेस जो है ये एक इम्प्रेशन है जो कि उस बच्चे के लिए डिफरेंट है आपसे। सेम इज द केस विद खुशबू, परफ्यूम। अब किसी को वही परफ्यूम अच्छा लगता है और किसी को लगता है कि ये बहुत तेज है। सेम इज द केस फॉर द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनके लिए ये सेंस ऑफ स्मेल उनके लिए बहुत इरिटेबल हो सकती है। लिहाजा ये इरिटेबल होना ये एक इंप्रेशन था उनके लिए। सो मैं ये आपको एग्जांपल जिसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप कम से कम रिलेट कर सकें इन तमाम चीज़ों को। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक मॉडरेट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस वाले बच्चे को कहा कि पानी लाओ, उसने नहीं सुना। आपने फिर उसको कहा पानी लाओ, उसको समझ नहीं आई बात। आपने फिर उसको कहा कि पानी लाओ, अपना वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर, अभी भी उसको समझ नहीं आई। तो अब आप क्या करें? आप उसको कहें कि मुझे पीने के लिए पानी ला दो। अब जब आपने सेंटेंस को लंबा किया तो उसमें ढेर सारी नई फ्रीक्वेंसीज आ गई। मुझे, ला दो, ये नई फ्रीक्वेंसीज हैं। वर्ड्स तो हैं लेकिन ये नई फ्रीक्वेंसीज हैं जिसको कि वो अप्रिशिएट कर पाएगा। इसीलिए हमने ये देखा कि बाज़ औक़ात हमारा काम फ्रीक्वेंसी बदलाने से हो जाता है, बाज़ औक़ात हमारा साउंड प्रेशर बदलाने से हो जाता है, और बाज़ औक़ात हम जो है वो अपनी पिच की परसेप्शन से भी वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बात वो नहीं सुन रहा था और दूसरे बंदे की बात उसने फौरन सुन ली उसी जुमले पर, तो इसका मतलब है कि पिच का भी कोई इशू हो सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखो बच्चों, मुझे पता है कि आपने हेयरिंग पढ़ी हुई है और आपके हेयरिंग के कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अगेन स्पीच थेरेपी के हिसाब से। तो आप याद रख लीजिए कि हमारा जो इनर ईयर है वो बाज़ औक़ात कुछ साउंड प्रेशर्स को डिटेक्ट नहीं करता अगर उसके अंदर ख़राबी हो जाए,
बाज़ औक़ात वो कुछ फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट नहीं करता। वहाँ से समझे मेरी बात। जो इनर ईयर था जिसके अंदर हेयर सेल्स मौजूद थे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि मिडल ईयर भी ठीक है, आउटर ईयर भी ठीक है, हम इनर ईयर पर ही रहते हैं। तो इनर ईयर के अंदर बेजलर मेम्ब्रेन थी, बेजलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स थे। हेयर सेल्स जो थे वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी खास फ्रीक्वेंसी के लिए। अब फर्ज करो कि किसी खास फ्रीक्वेंसी वाला जो हेयर सेल था वो काम ही नहीं कर रहा, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि वो वाली फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई नहीं देगी, बाकी उसका कान बिल्कुल ठीक है, बाकी उसका कान बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि किसी हादसे की वजह से या किसी इलनेस की वजह से वो जो लो प्रेशर वाले हेयर सेल्स थे वो खराब हो गए और उस बंदे को आवाज उस तरीके से लो प्रेशर वाली नहीं आ रही। नतीजा ये निकलेगा कि वो कुछ आवाजें तो सुन पाएगा जहां जहां उसके हेयर सेल्स थे। तो ये बेटे, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की हैं। और अगर हेयरिंग लॉस अभी हमने पढ़नी है ये सारी चीजें, तो साइकोलॉजी वाले घबराएं नहीं। वैसे बैठे हुए साइकोलॉजी वाले, कैन आई लिसन? जी सर। ओके गुड। यस सर, बैठे हुए हैं साइकोलॉजी वाले। ठीक है बेटे, तो अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है ना, यू कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन। तो ओके सर। फ्रीक्वेंसी हो जाए या पिच हो जाए, अब हमारा इनर ईयर जो था वो तो है ही इतना स्पेशलाइज्ड कि वो हर फ्रीक्वेंसी और हर लाउडनेस लेवल को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है उनके लिए और वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप फिजिक्स और साउंड को समझें, क्योंकि एट टाइम्स हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी और साउंड प्रेशर को बदलाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा जो लिसनर है वो उस चीज़ को सुन सके। तो बेटे ये जो मैं ऑटिज्म वाली मिसालें देता हूँ ना या पर्सनैलिटी वाली, ये तुम लोगों के लिए देता हूँ ताकि आप लोग उसको उसके साथ रिलेट कर सको। आगे चलते, यहाँ कोई क्वेश्चन है किसी का? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओके, नो क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है ड्यूरेशन, कि कोई आवाज कितनी देर तक सरवाइव करती है। कोई आवाज कितनी देर तक सरवाइव करती है। ऐसी आवाजें भी हैं जो फौरन खत्म हो जाती हैं और ऐसी आवाजें हैं जो कि कुछ देर तक गूंजती रहती हैं और सुनाई देती रहती हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्पीच साउंड की बात की जाए तो कुछ ऐसी साउंड्स हैं जो शॉर्ट लिव्ड हैं, कोई ऐसी साउंड्स हैं जो शॉर्ट लिव्ड हैं और कुछ ऐसी आवाजें हैं जो कि कुछ देर तक ड्यूरेबल रहती हैं, सुनाई देती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंशाल्लाह आप आगे भी पढ़ेंगे, शायद आपको लिंग्विस्टिक्स वाली मैडम जो है, लैंग्वेज वाली मैडम, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगी आपको। बहरहाल जस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ इट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि स्पीच साउंड्स जो हैं दो किस्म की होती हैं। कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो वॉइसलेस होती हैं और कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो वॉइस्ड होती हैं। वॉइसलेस आवाज़ें थोड़ी देर के लिए सर्वाइव करती हैं, इनको शॉर्ट लिव्ड साउंड्स कहते हैं। और जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉइस्ड साउंड्स हैं, वो देर तक जिंदा रहती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो पी है, पाकिस्तान वाला पी, ये दिस इज नॉट पी, ये पी नहीं है, इसमें तो पी के बाद ई की आवाज आ रही है। तो शुरू वाली आवाज, और अगर मैं ई को निकाल दूं, प में से अ निकाल दूं, तो पीछे क्या बचा? पीछे जो बचती है साउंड वो बचती है फ। फ। इट इज नॉट पा, ये पा नहीं है, इट इज फ। और जब अ इसके साथ लगता है तो आवाज बन जाती है पा। तो वो जो प है वो किस वजह से सुनाई दे रहा है? उस ए की वजह से। तो जितने भी वॉवल साउंड्स होते हैं ये वॉइस साउंड्स होती हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसकी दो किस्में होती हैं, जैसे जो है ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है, तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि जो शॉर्ट लिव्ड साउंड्स हैं, जितने भी वॉइसलेस साउंड्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड है, और जितने भी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं लॉन्ग लिव्ड साउंड। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए।
अब वॉवल भी कोई थोड़ा लंबा होता है और कोई ज्यादा लंबा वॉवल हो सकता है। मिसाल के तौर पर PIL पिल, अपनी कॉपीज पे अगर लिख लें आप PIL पिल और PALE पेल, PIL पिल और PALE लिख लें या PALE लिख लें, PIL जी और PAL, ये लिखिए जरा, PIL यस सर। और PAL। अब जब हम इनको बोलते हैं तो एक चीज तो है पिल, इसकी ड्यूरेशन देखें, पिल पिल, और दूसरा है पॉल पॉल। तो पिल छोटा है और पॉल बड़ा है। ये फर्क क्यों हो गया? हालांकि शुरू में दोनों के P है और आखिर में दोनों के L है, तो कोई चीज तो फर्क डाल रही है ना इनकी लंबाई के अंदर। तो हमने ये देखा कि ये वॉवल जो है, वॉवल मैटर है इसका सर। हाँ, ये वॉवल जो है, एक वॉवल छोटा है और एक वॉवल लंबा है। तो कुछ शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, कुछ लेकिन लॉन्ग सर वॉवल्स होते हैं। आई वॉइसलेस तो नहीं है जी बेटे, सर, इसमें आई वॉइसलेस होगा? नहीं नहीं नहीं, वॉइस वॉवल्स वॉइसलेस नहीं होते, वॉवल्स हमेशा वॉइस्ड होते हैं, कोई भी वॉवल तो इसे वॉइसलेस ये नहीं। शॉर्ट टाइम के लिए क्यों लेगा? ये इसका साइज ऐसा है ना, इसकी ड्यूरेशन कम है। ये हम जब वॉवल्स पढ़ेंगे ना, आप उधर पढ़ेंगे तो आज चला उधर से भी क्लियर हो जाएगा, ना हुआ तो यू आर वेलकम। मैं सिर्फ चाहता हूँ आप अपने टॉपिक पे रहें। एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप चेंज कर सकें अपनी लर्निंग को। तो पिल हो या पेल हो या पुल हो, पील पेल पुल, पील पेल पुल, आप देख रहे हैं तीनों में फर्क है। हालांकि शुरू में पी, आखिर में सबके एल है। पील पेल पुल पोल, पील पिल पेल पोल, पील पिल पेल पोल। आप देखा पोल सबसे लंबा है। सो व्हाई इज इट लॉन्ग? इट इज लॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट ओ वॉवल। तो ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई साउंड कितनी देर तक रहती है, उसका इंप्रेशन उतनी देर तक रहता है। सो साउंड की ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिन साउंड्स की ड्यूरेशन बहुत थोड़ी सी होती है ना, आपको समझ नहीं आती। देखो ना, जब आप अलार्म लगाते हो तो अलार्म भी ऐसा लगाते हो जरा लंबा होता है, कुछ छोटा सा अलार्म नहीं लगाते। जैसे वो बीप वाली साउंड होती है, मैसेज आने वाली, वो लगा के तो जरूरी नहीं कि आपकी आंख खुल जाएगी। तो आप तो अच्छा खासा बाजे वाला ऊंचा सा लगाते हैं ताकि उसकी ड्यूरेशन बड़ी होगी और हमारे कान उसको अप्रिशिएट कर सके। तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है साउंड की। साउंड की ड्यूरेशन को मेजर किया जा सकता है। जितनी ड्यूरेशन वाली साउंड्स होंगी, लंबी साउंड्स, उतना अच्छा बच्चे आपको उसका इंप्रेशन हो। ओके, इसके बाद एक और चीज आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पीच के हिसाब से भी और फिजिक्स ऑफ साउंड के हिसाब से भी। इसका नाम है फंडामेंटल एंड ओवरटोन्स। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी आवाज, ओवरटोन कहते हैं जो बुनियादी से ऊपर की आवाजें हों। ठीक है, कुछ बुनियादी आवाजें होती हैं और कुछ उससे उसकी उसकी रीइंफोर्समेंट होती है, उनको कहते हैं ओवरटोन्स। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक गिवन टाइम के अंदर, अब इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तो मेरी आवाज के अलावा आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन मेरी आवाज के अंदर भी देखिए आप कि एक मेरी आवाज जो है वो बेसिक है, उसको मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहता हूं, और बाकी तमाम चीजों को ओवरटोन्स। मिसाल के तौर पर मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं एट द रेट ऑफ 125 पर सेकेंड, 125 साइकिल्स पर सेकेंड मेल्स के वोकल कॉर्ड्स, और फीमेल के वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं 250 साइकिल्स पर सेकेंड। अब मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 125 है, आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 250 है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने कैट बोला और जब आपने कैट बोला तो इन दोनों में फर्क होगा, क्योंकि क की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, अ की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ट की भी फ्रीक्वेंसी, यानी एक मेरी फंडामेंटल हो गई, उसके बाद क ए टी, इसमें 3-4 फ्रीक्वेंसीज और आ गई। तो ये सारी की सारी ओवरटोन्स कहलाएंगे, मेरी ही फ्रीक्वेंसी की ओवरटोन्स कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो मेरी वाली फ्रीक्वेंसी थी, उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, और उससे ऊपर वाली सारी आवाज़ों को फर्स्ट हार्मोनिक्स, हार्मोनिक कहते हैं, ये उसके ओवरटोन्स हैं, एंड कंपोनेंट्स विद हायर फ्रीक्वेंसी, ये सारी की सारी इसकी ओवरटोन्स हैं। आई गिव यू एग्जांपल, अभी आपको कोई एग्जांपल भी इसकी देता हूँ सोच के। आगे देखिए ज़रा
The combination of fundamental and overtone is given complex sounds give rise to timbre of sound. एक concept होता है उसको कहते हैं timbre of sound. Timbre of sound एक ऐसा concept है, timbre से मतलब ये पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी आवाजें हैं, बुनियादी आवाज के अलावा बहुत सारे उसके ओवरटोन भी हैं. I'll give you, okay, I got it. क्या आपको पता है प्योर टोन क्या होती है? किसी को पता है प्योर टोन के बारे में? सर बताएं. What is Sound at single frequency, sir. शाबाश. कोई भी ऐसी साउंड जो क्यों नहीं? सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली हो. मिसाल के तौर पर अब मैं आपको क्या सुनाऊं. आपने आज ये काम करना, ठीक है, अपने अपने उसमें जाइएगा यूट्यूब के ऊपर और वहाँ पर वीडियो सर्च कीजिएगा प्योर टोन्स की. वो आपको सुनाई देंगे टी. जैसे आप अपने मोबाइल के ऊपर अगर बटन को प्रेस करते हैं जब किसी डिजिट को, तो बीप की आवाज़ आती है. हर नंबर को टच करने से मुख्तलिफ आवाज़ आती है. आपने कभी गौर किया? तो ये जो आवाज़ें, ये टोन्स हैं, ये टोन सुनाई देती है. जब भी आप अपने टच पैड को टच करते हैं तो आवाज़ें आती हैं. ये टच जो करने से जो आवाज़ आ रही है ये प्योर टोन है. ये एक ही आवाज़ है, ये वन साउंड है, एक ही आवाज़ है. लेकिन मैं जो आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त, और मैंने एक लफ्ज़ बोला पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कितनी फ्रीक्वेंसीज थी? PAKISTAN, कितनी ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज थी. लिहाजा ये प्योर टोन तो नहीं है ना. तो स्पीच के अंदर टिम्बर होता है, प्योर टोन नहीं होती. प्योर टोन का उल्ट जो है उसको कहते हैं टिम्बर. इसीलिए जब हम कानों को चेक करते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट जब कानों को चेक करता है तो वो करता ये है कि कुछ उसने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की हुई हैं. मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले भी जिक्र किया 125 वाली फ्रीक्वेंसी, 250 वाली, 500 वाली, 1K, 2K, 4K, 8K. ये तकरीबन 7 फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको कि वो सुनवाता है, जिसके कान चेक करने होते हैं. उसमें एक ही टोन जा रही होती है, सिंगल टोन जाती है. इसको कहते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री. एक टोन जो है वो उसको सुनाई देती है. वो जब वो टोन सुनता है तो उसके नतीजे में उसने रिस्पॉन्ड करना होता है, हाथ खड़ा करके या बताना होता है सर हिला के या लिख के. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज जिससे कि वो रिस्पॉन्ड कर सकता है. तो प्योर टोन टेस्टिंग से फिर क्या मुराद हो गई कि वो तमाम फ्रीक्वेंसीज जो कि स्पीच के अंदर इंपॉर्टेंट है उनको मुख्तलिफ लाउडनेस लेवल पे आपको सुनाया जाता है और देखा यह जाता है कि क्या आपको वो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही. तो अब जरा ये देखिए, टिम्बर मेक्स इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वायलिन एंड फ्लूट एट द सेम पिच. इट इज आल्सो अ सब्जेक्टिव इंप्रेशन एंड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली. अब फॉर एग्जांपल जब गाना बज रहा होता है, आपको गाना सुन रहे हैं, कौन सा गाना सुन रहे हैं जी आप कौन सा गाना सुन रहे हैं आजकल? कौन सा गाना? चलें, अताउल्ला का गाना सुन रहे हैं आप, ठीक है. अब अताउल्ला की आवाज़ के साथ साथ आपको ढोलकी की आवाज़ अलग आ रही है, बांसुरी की आवाज़ अलग है, अगर उसमें वायलिन इस्तेमाल हो तो उसकी अलग आवाज़ है. हाउ डू यू से, आपको कैसे पता चलता है कि आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं और अताउल्ला का गाना भी सुन रहे हैं? भाई गा तो अताउल्ला रहा है, वो म्यूजिक तो नहीं बजा रहा ना, म्यूजिक उसके अलावा बज रहा है, लेकिन आपको सब कुछ सुनाई देता है बैक वक्त सभी कुछ सुनाई देता है. तो अब आप ये समझ लीजिए कि इसको कहते हैं टिम्बर, जिसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज शामिल थी. ढोल की फ्रीक्वेंसी भी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, बहुत सारी हैं, और हमारा कान जो है वो सबको अप्रिशिएट करता है. लेकिन ये भी सब्जेक्टिव इंप्रेशन है, इसका भी आपने याद रखना. सबको ये बात समझ नहीं आती. बाज़ लोग सिर्फ गाना सुनते हैं और उन्हें म्यूज़िक का नहीं पता चलता है, बाज़ लोग म्यूज़िक में खो जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता लगता कि शायरी कहाँ पर है. इसीलिए तो ये नई नई सिनफें निकली. रॉक क्या है, रॉक म्यूज़िक क्या चीज़ है जिसमें डज ज़्यादा हो? वो रॉक म्यूज़िक है जिसमें म्यूज़िक ज़्यादा हो और बीट्स ज़्यादा हो. जबकि क्लासिकल में क्या है, बीट कम है, मेलोडी ज़्यादा है और राइटिंग ज़्यादा है, मैसेज ज़्यादा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप गौर कीजिएगा कि ये मुख्तलिफ इसीलिए किसी को रॉक म्यूज़िक पसंद है, किसी को देसी म्यूज़िक पसंद है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि ये आपके कान जो हैं वो किस तरीके से ट्यून है या टोन अप है, ठीक है. तो ये नहीं कहा जाता कि जी रॉक म्यूजिक अच्छा नहीं और क्लासिकल अच्छा है या क्लासिकल है. ये सब्जेक्टिव इंप्रेशन है, किसी को क्या चीज़ अच्छी लगती है. इट्स लाइक जब आप जाते हैं ना J.Dot पे, तो
तो आपको जे डॉट पे किसी को कोई समझ आ रही है, कोई किसी कोई कौन सा ले रहा है, कोई कौन सा ले रहा है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें हैरानगी होती है कि देखो वो औरत वो ले क्या रही है, इतनी बड़ी दुकान में से ये खरीद रही है, और उससे पूछो तो वो बहुत खुश होती है कि मैंने तो बहुत अच्छी चीज़ खरीदी है। सो ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो फिजिक्स ऑफ साउंड के बारे में बेटे अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। सर मुझे वो नहीं समझ में आया, यही बेसिक और फंडामेंटल। क्या? मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आई। से अगेन, दोबारा बोलें। सर वो जो फंडामेंटल एंड ओवरटोन है वो नहीं समझ में आया थोड़ा सा। फंडामेंटल देखो ना, फंडामेंटल इज द बेसिक फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल कहा जाता है। और उसके अलावा सारे, अब ये मैंने अताउल्ला की आपको एग्जांपल दी, इसमें जो बेसिक फ्रीक्वेंसीज है, जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो जिस चीज की भी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और बाकी उसके सारे ओवरटोन्स। देखो हमारे कान का काम क्या है, हमारे कान का काम ये है कि मामूली सी मामूली आवाज को भी अप्रिशिएट करना और बुलंद से बुलंद आवाज को भी अप्रिशिएट करना इन अ गिवन टाइम, एक ही वक्त में। तो वो कान जब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा होता है ना, उसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और उसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसी उससे ऊपर है वो सारी ओवरटोन्स। सो इट इज वाइटल कि जिस शख्स को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की समझ नहीं आ रही, अच्छा लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज बाज़ औक़ात मिस कर जाते हैं, वो कहते हैं कि इसमें तो वायलिन था ही कोई नहीं, ये तो तबला था और गाना था। उससे कहेंगे नहीं नहीं, यू मिस्ड अपॉन सम फ्रीक्वेंसीज, आपके कान ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, जो कि उसमें बांसुरी बज रही थी उसने तो सुनी नहीं, वो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज थी। बात समझ आ रही है? जी सर, बेहतर हो गया। एनी क्वेश्चंस फर्दर? सर आपने वॉइस और वॉइसलेस साउंड्स का बताया, वो जरा बता दें एक बार। वो हम आपको बताएंगे बेटे, कीप इट विद यू, अपने साथ रखें इस इंफॉर्मेशन को जितना मैंने बताया, क्योंकि वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उस तरफ भी हम ओके। आएंगे। और वो आपको बेसिकली एनाटॉमी ऑफ स्पीच या नौशीन ने पढ़ाना है, तो आई वांट कि आप उन्हीं से पढ़ें, बट इफ स्टिल यू हैव क्वेश्चंस आफ्टर स्टडीइंग दैट तो फिर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। उसकी वजह ये है कि हम थोड़ा सा डी-ट्रैक हो जाएंगे, हमारा टॉपिक जो है वो हेयरिंग है, और मैं इंशाल्लाह ताला आपको एग्जांपल्स और भी जब दूंगा तो यू विल बी क्लियरर इनफ। ठीक है? सो ओके सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का जी, बिफोर आई स्टार्ट अ न्यू स्लाइड? सर वो बीच में डिस्ट्रैक्शन हो गई थी थोड़ी सी। वॉइसलेस और वॉइस में जो आप बता रहे थे कि वॉइसलेस ज्यादा देर तक रहती हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। नो, इट्स द अपोजिट। वॉइसलेस छोटी साउंड है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है? और वॉइस जो है, वॉइस कॉन्सोनेंट्स जो है वो ज्यादा देर तक रहते हैं। अच्छा, यही वजह है जो हेयरिंग वाले लोग हैं यहाँ पर, यही वजह है कि जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं ना, डेफ बच्चे से बात करते हैं, उसे कहते हैं पानी, आप उसको कहते हैं पानी, तो वो आपके जवाब में पानी नहीं बोलता बल्कि कहता आनी। अब उसने आनी क्यों बोला? उसने इसलिए आनी बोला क्योंकि प की फ्रीक्वेंसी, प वाज अ वॉइसलेस साउंड, उसने सुना नहीं, पानी को उसने कहा आनी। ठीक है? इसी तरीके से जब उसको कहते हैं आप पंखा, तो वो पे नहीं सुनेगा, वो का, उसकी आवाज एक ही आएगी का। ना उसने पे सुना, ना उसने नून सुना, उसको का की आवाज आई, उसने का बोल दिया। अब ये चीज वो अप्रिशिएट बेटे कर सकते हैं जिन्होंने डेफ बच्चों के साथ काम किया है, उनको ये जो शॉर्ट लिव्ड साउंड है ये तो सुनाई नहीं दे रही ना, तो वो तो ऐसी आवाजें सुन रहे हैं जो कि लाउडर साउंड्स हैं। तो मैं अब थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ, मे बी हम थोड़ा सा कुछ और कर सकें। सर समटाइम ये भी होता है ना कि डेफ बच्चे को अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग करके साउंड बताइए ना, जैसे आप पानी बता रहे हैं, उसे कहना पानी, तो वो समझ जाता है। समटाइम ये भी चीज आती है ना। दोबारा बोलो बेटा, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आई। सर जैसे आपने एग्जांपल दिया है कि डेफ बच्चे को पानी कहा जाए तो उसको वाकई